जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। आज बात हम 5 फिंगर प्लान के ऊपर करने वाले हैं, जो कि माओ जेडोंग का एक प्लान था, एक सपना था जिसे शी जिनपिंग साकार करने वाले हैं। लेकिन ये 5 फिंगर प्लान है क्या, इसके बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बातचीत आज मैं क्यों करने वाला हूं। दरअसल पिछले 3 दिन में 2 कदम चीन ने उठाए हैं। पहला कदम अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा राज्य है, हमारा इलाका है, उसके ऊपर दावा ठोका है, उसके 11 जगहों के नाम बदल डाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगले दिन चीन ने जो है कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पे आज डिटेल से बातचीत करेंगे कि आखिरकार चीन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में अपना दावा क्यों ठोक रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के इतने अच्छे संबंध थे, तो क्या दोनों नेता मिलकर एलएसी के विवाद को सुलझा नहीं सकते हैं? इसके बारे में डिटेल से बातचीत होगी। एक्सपर्ट, जाने माने डिफेंस, माफ करिएगा, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे तस्वीर को और साफ करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग इस विवाद को नहीं सुलझा सकते हैं। क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर के जो 2 टूक बयान हैं, वो भारत और चीन के रिश्तों को सुधारने की बजाय बिगाड़ने का काम तो नहीं कर रहे? इसको भी समझेंगे। लेकिन पहले आप इस मैप को देखिए। ये 5 फिंगर है, जहां पर आप देखेंगे हथेली जो है वो तिब्बत में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल और लद्दाख। ये 5 फिंगर हैं जो माओ जेडोंग ने बोला था और कहा था कि जब तक ये चीन के अंदर नहीं मिल जाएंगी, चीन जो है वो पूरा नहीं होगा, चीन का नक्शा अधूरा होगा। और शी जिनपिंग माना जाता है कि माओ जेडोंग के बाद सबसे मजबूत राष्ट्रपति हैं, और जो माओ जेडोंग का सपना था उसे शी जिनपिंग पूरा करना चाहते हैं। यानी कि वो अरुणाचल प्रदेश को चीन में मिलाना चाहते हैं, सिक्किम को अरुणाचल प्रदेश में मिलाना चाहते हैं, हमारे लद्दाख को अरुणाचल प्रदेश में मिलाना चाहते हैं, भूटान और नेपाल पे भी उनकी नजर है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे आज बातचीत होगी। थोड़ी देर में एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ वो कहते हैं, मेरे तीखे सवाल और उनके तीखे जवाब आप जरूर सुनिएगा। आप इस 5 फिंगर जो पॉलिसी है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी, और प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की दोस्ती, पर्सनल केमिस्ट्री क्यों इस विवाद को नहीं सुलझा पा रही है, वो भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट रिकॉर्डिंग जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल एक मुद्दा ऐसा था जिसमें मुझे लगा कि शायद आपसे बेहतर तरीके से कोई समझा नहीं सकता है, इसलिए मुझे आपका रुख करना पड़ा। मैं 5 फिंगर पॉलिसी को लेकर आपसे बातचीत करना चाहता था। साथ ही में बातचीत संजीव जी, जो अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदले हैं, पहले एक दिन नाम बदले जाते हैं, दूसरे दिन जो है नाम के साथ साथ चीन अरुणाचल प्रदेश को अपनी संप्रभुता से जोड़ देता है। भारत का विदेश मंत्रालय जवाब देता है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो चीन लगातार दावा ठोक रहा है अरुणाचल प्रदेश पे, नाम बदल रहा है, क्या ये आने वाले वक्त में इस बात का संकेत नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर तनाव बहुत ज्यादा दोनों देशों में बढ़ जाएगा? देखिए राजेश जी, तनाव बढ़ सकता है और इस तरीके की संभावनाएं बन सकती हैं कि चाइना जो अरुणाचल सेक्टर है वहां पर भी तनाव की स्थितियां पैदा कर दे, जैसा कि उसने जो है लद्दाख में पहले ही कर रखी है। और चाइना की जो मंशा है वर्तमान समय में, वो बहुत ही ज्यादा जो है विस्तारवादी हो चुकी है। चाइना एक अति महत्वाकांक्षी राष्ट्र बन चुका है। शी जिनपिंग, राजेश जी, जैसा कि हम आपके शोज में डिस्कस भी करते रहे कि जो उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, वो उनको ऐसा लगता है कि चाइना को अब आने वाले समय में अपने जो भी एम्बिशंस हैं उसको एग्रेसिव तरीके से परस्यू करना चाहिए। एक समय था डेंग जियाओपिंग जब चाइना के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो वो कहा करते थे कि हाइड योर एबिलिटीज और बाइड योर टाइम। अपने जो है शक्तियों को छुपा करके रखो और समय का इंतजार करो। लेकिन शी जिनपिंग जब से राष्ट्रपति बने हैं, 2013 में ये राष्ट्रपति बने, 2012 में वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, और जाहिर है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भी चेयरमैन है। तो जो उनका एक पूरा और अपने आप को उन्होंने इस तरह की शक्तिशाली बना लिया है कि जैसे कि वो जो है माओ जेडोंग के जैसे अपने आप को बिल्कुल वो समझने लगे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने टर्म लिमिट वगैरह को भी खत्म करके
एक सर्वाधिकारवादी शासन स्थापित कर दिया है चाइना के अंदर। तो अब उनकी मंशा ये है कि चाइना को चाहिए कि वो अपने एम्बिशंस को हासिल करने के लिए तेज गति से आगे बढ़े, और उस एम्बिशन को हासिल करने की प्रक्रिया में आप देखिए तो उनका व्यवहार किस तरीके से हो गया है। ताइवान को लगातार धमकाते हैं, ताइवान के ऊपर अब वो फोर्सफुल ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। उसी तरीके से साउथ चाइना सी में भी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इंडियन ओशन रीजन में आए दिन जो सबमरीन, कभी रिसर्च वेसल, जो कि स्पाई वेसल्स होती हैं, वो आती हैं। तो चाइना की जो मंशाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें पूरे जो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज है, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो, चाहे वो मिडिल सेक्टर हो, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर हो, सभी पर हमें एक पैनी नजर रखनी होगी। हर जगह अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बना के रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश में चाइना की कोई गतिविधि हो सकती है, इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। फाइव फिंगर के बारे में भी समझना चाहता था। मैं दर्शकों को एक मैप भी साथ साथ दिखाऊंगा और फाइव फिंगर के बारे में समझना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, हम सिक्किम की बात करें, भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, लद्दाख की बात करें, माओ जेडोंग जो चीन को एक सपना दिखाकर गए थे, क्या शी जिनपिंग, क्योंकि उनके बाद कहा जा रहा है कि सबसे मजबूत नेता है, क्या उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी शी जिनपिंग ने अपने कंधों पे ले रखी है? और अगर शी जिनपिंग जिस प्रकार से मजबूत हो रहे हैं, क्या इन फाइव फिंगर को लेकर चीन अपनी पकड़ और दावा दोनों मजबूत करता जाएगा? संजीव जी। जी राजेश जी, आपने बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया है, सपना। शी जिनपिंग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि हम चाइना ड्रीम की वो बात करते हैं, और वो चाइना के सपने को हासिल करने के लिए वो ये कहते हैं कि हमें एग्रेसिव तरीके से, असर्टिव तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। और वो जो है जाहिर है कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को 2035 तक कंप्लीट कर लेना चाहते हैं, और 2049 में जब चाइना अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष रिवोल्यूशन के 100 वर्ष मनाएगा, उस समय वो दुनिया की नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहते हैं। जो आपने फाइव फिंगर्स की और पाम और फाइव फिंगर स्ट्रेटजी की चर्चा की, माओ जेडोंग जो कि चाइना के पैरामाउंट लीडर हैं, और उन्होंने एक समय में कहा था कि जो तिब्बत है वो चाइना के राइट हैंड का पाम है, और ये जो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान जो है वो इसकी फाइव फिंगर्स हैं। और चाइना को के शासकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन क्षेत्रों पे वो अपना अधिकार स्थापित कर ले, और वो उसको नाम दिया करते थे लिबरेट करा लें। तो ये इस तरीके की जो नोशंस हैं, इस तरीके के जो नोशंस, फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स चाइना के बहुत पहले से रहे हैं। माओ जेडोंग ने जाहिर है कि इस तरीके के सपने दिखाए थे, और अब ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग आने वाले समय में अपने इन जो है एम्बिशंस को, इन सपनों को, इन फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स को आगे बढ़ने के, आगे उसको मतलब हासिल करने के लिए वो साजिशें रच सकते हैं। इसी वजह से अभी आप देखिए तो भारत की जो तैयारियां हैं वो पूरे एलएसी पर है, चाहे वो 3488 किलोमीटर, हर जगह हम एक बहुत ही हाई अलर्ट को मेंटेन कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहे हैं। और चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश में गांव वगैरह बसाने की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो कार्य किया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम इक्वल प्रोपोर्शन में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और जैसे कि राजेश जी मैं कहता रहा हूं कि ये जो चाइना है, इसके चरित्र को ये जो नया भारत है बहुत अच्छी तरह से समझता है। और चाइना जो एक ऐसा राष्ट्र है जो शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील किया जा सकता है, ये बात भारत भी जानता है, ये बात अमेरिका भी जानता है, ये बात विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्र समझ चुके हैं। दो चीजें संजीव जी, दो बड़ी अहम चीजें हैं जिस पे बात करने से शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बचता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अहम है। दो अगले अहम सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। पहला सवाल कि विदेश मंत्री एस जयशंकर हर मंच से, सार्वजनिक मंच से चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर बोल रहे हैं, और बनता है उनका बोलना, लेकिन क्या ये कूटनीतिक तौर पर संबंधों को और खराब तो नहीं कर रहा है? अगर आप सार्वजनिक मंचों पे जाकर चीन को लताड़ लगा रहे हैं, क्योंकि एक डिप्लोमेसी दूसरी चीज हो जाती है, अगर आप सार्वजनिक मंचों पे ऐसे बयान देंगे तो क्या उसका असर भी पड़ता है? देखिए राजेश जी, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि संवाद में यकीन करता है, और हमारे जो विदेश मंत्री वर्तमान समय में श्री एस जयशंकर हैं, वो भी इसी तरीके के मूल्यों में, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले नेता हैं, और जाहिर है कि वो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्री हैं।
और वो अपने विचारों को जो है एक अनेक मंचों पर रखते हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि आउट ऑफ द प्रपोर्शन हो। उनके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं जो मैंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं, बहुत ही एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स होता है। वो जाहिर है कि वो एक एसेंशियली वो एक डिप्लोमेट है और उनका जो पूरा कैरियर डिप्लोमेटिक सर्विस में ही बीता है और वो चाइना में भी भारत के राजदूत रहे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी भारत के राजदूत रहे, भारत के विदेश सचिव भी रहे और अनेक महत्वपूर्ण एम्बेसीज में उन्होंने एम्बेसडर के तौर पर कार्य किया है, विदेश मंत्रालय में कार्य किया। तो पूरा उनका कैरियर जो है वो इस बात को उसमें मैं उनसे मिला भी हूँ, उनको साथ साथ उनके सामने मिलकर के भी बात की है। तो मुझे लगता है राजेश जी की मैं माफी चाह रहा हूँ बीच में टोक रहा हूं आपको। मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश है, एग्री है, लेकिन चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है सर। हमने G20 की समिट में मुझे अच्छे से याद है किस प्रकार से कनाडा के पीएम और शी जिनपिंग आपस में इन्हीं सूचनाओं को लेकर भिड़ गए थे सार्वजनिक मंच के ऊपर। तो क्या चीन को ये चीजें बहुत कड़वी नहीं लग रही? देखिए, चाइना को तो ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चाइना के मैं कहूंगा कि भारत तो ओवर रिएक्ट नहीं करता है। श्री एस जयशंकर हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हो, अन्य ऑफिशियल्स हो, विदेश और भारत के प्रधानमंत्री जिनके के गाइडेंस में विदेश नीति संचालित होती है, जाहिर है कि उन सभी का जो एक स्टेटमेंट्स आते हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैलिब्रेटेड होते हैं, कंसिडर्ड होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं। लेकिन अगर चाइना के रिएक्शंस की बात करें तो ज्यादातर हम चाइना के जो रिएक्शंस हैं उनके जो सरकारी मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं और जिस तरीके के आर्टिकल्स ग्लोबल टाइम्स में लिखे जाते हैं, जिस तरीके की सूचनाएं जो अन्य जो है स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया के द्वारा चाइना प्रसारित करता है, जैसी भड़काऊ बातें करता है, जैसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट्स देता है, जिस तरीके से अपने सरकारी मीडिया को उसने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का टूल बना लिया है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टूल बना लिया है, उसमें तो आप देखिए तो भारत से उसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। हमारा जो अप्रोच रहता है वो एक जिम्मेदार अप्रोच रहता है। यहाँ तक कि हमारा जो मीडिया है, आप जैसे हमारे जो चैनल है जिसमें कि हम इतनी सार्थक बहस करते हैं और बहुत सी गंभीरता के साथ विषयों को समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके का जो अप्रोच है। जी संजीव जी, आवाज आ रही है सर आप तक? स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि उसमें जो है गैर जिम्मेदारानापन दिखाई देता है, एक प्रोपेगेंडा ज्यादा दिखाई देता है, पाखंड ज्यादा दिखाई देता है। पाखंड। एक मेरा आखिरी सवाल संजीव जी, और शायद जो मेरी और आपकी चर्चा हो रही है उसका ये सबसे अहम सवाल है। मुझे पर्सनली तौर पे ऐसा लगता था कि ये जो एलएसी का विवाद है इसे प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत अच्छे से सुलझा सकते हैं, और 2020 से पहले की जो दोस्ती थी और जो एक दोनों नेताओं के बीच बॉन्डिंग थी, उससे इस बात की उम्मीद जगी थी कि 1962 के बाद जो नहीं हुआ शायद वो 2014 के बाद हो जाएगा। लेकिन क्या वो कारण है कि एलएसी का ये विवाद नहीं सुलझ पाया है और प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच क्या वाकई में कोई बातचीत नहीं है इस विवाद को लेकर? और क्या आपको लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं कि यही वो दो नेता हैं जो इस एलएसी के विवाद को खत्म कर सकते हैं? देखिए राजेश जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में दो इनफॉर्मल समिट्स हुई थी। आपको याद होगा वुहान की जो समिट थी और मामल्लापुरम की जो समिट थी वो इनफॉर्मल समिट्स थी और उसमें दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ लंबा समय बिताया था। कोई स्ट्रक्चर्ड ऐसा नहीं था कि इन्हीं मुद्दों पर बात होनी है, एक प्रॉपर सेटअप में नहीं। वो घूम फिर रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे और उसका पर्पज इस तरीके की इनफॉर्मल समिट्स को ऑर्गेनाइज करने का यह था कि दोनों देशों के नेताओं के बीच में आपस में एक समझदारी बने, एक सहमति बने, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। चाइना इंडिया के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा रहा है और तो इस समझदारी को बनाने की कोशिश जरूर की गई थी। लेकिन जो गलवान का जो इंसिडेंट हुआ और चाइना ने जिस तरीके से एक इनकर्जन की सिचुएशन पैदा की और उसके बाद जो गलवान का जो एक हिंसा हो गई और उसके बाद चाइना जिस तरीके से उसका बिहेवियर दिखा, उससे ये जो संबंध है, जो सहमतियां बनाने की जो कोशिशें की गई थी, जो पुराने एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल्स थे, वो सभी के सभी खतरे में आ गए और चाइना एक बहुत ही ज्यादा भारत चाइना के संबंध लो लेवल पे आ गए, 1962 के बाद के निम्नतम स्तर पे आ गए।
तो ये जो जो वर्तमान समय में जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। अभी भी डेमचौक और डेप्सांग प्लेन के जो इश्यूज हैं बाकी हैं रिजॉल्व होने। तो ऐसे में ये जो तनाव है बना रहेगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो सोल्यूशन इसका जो है वो राजेश जी सीमा विवाद का तभी हो सकता है कि जब एलएसी जो है प्रॉपरली डिमार्केट हो। एलएसी की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो पूरे एलएसी है ये प्रॉपरली इसका डिमार्केशन नहीं हुआ है। ये कई बार हमारे जो पेट्रोलिंग पार्टी चाइना की साइड में चले जाते हैं, कई बार चाइना के पेट्रोलिंग पार्टी हमारे साइड में चले आते हैं और उनको लेकर के जो समय समय पर एक तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं और फिर मीडिया में फिर खबरें आने लगती हैं कि चाइना के सैनिक हमारे सीमा में घुसे और वहां पर मीडिया में भी अवश्य दिखाया जाता होगा कि भारत के सैनिक चाइना के। तो उसका कारण यह है कि जो सीमा है उसका प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। सैनिकों को भी नहीं, कई बार कंफ्यूजन बन जाता है कि वो कहाँ पे है एग्जैक्टली, कहाँ पे पेट्रोल कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा सोल्यूशन तभी हो सकता है कि जब इसका एक प्रॉपर डिमार्केशन हो। और मैं ये हमेशा कहता रहा हूं कि भारत के लिए और चाइना के लिए, जो कि दो बड़ी सभ्यताएं हैं, दो विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, दोनों पड़ोसी भी हैं और दो विश्व की महाशक्तियां हैं और जाहिर है कि दोनों युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते और दोनों के लिए यही वाइज होगा, यही एक बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि जल्द से जल्द जो है एक ऐसी सहमति बने कि दोनों नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठें और सीमा के प्रॉपर निर्धारण की, एक स्पष्ट निर्धारण की, क्लियर डिमार्केशन की बातचीत हो। और जब तक ये बातचीत होगी नहीं राजेश जी, ये सीमा विवाद की तनाव की स्थितियां बनी रहेंगी। कभी चाइना यहाँ कुछ कहेगा, कभी चाइना की तरफ से कंप्लेंट आएगा कि भारत ने ऐसा किया वगैरह वगैरह। तो ये जो जब तक प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होता तब तक ये सीमा विवाद नहीं सुलझेगा। लेकिन राजेश एक बात मैं और कहूंगा कि ये जो सीमा विवाद का सीमा का निर्धारण है, प्रॉपर डिमार्केशन है, वो इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि चाइना की जो मंशाएं हैं बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। उसके ऊपर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है और वो जाहिर है जैसे वो रीनेमिंग कर दिया है उसने, फिर वो लगातार वो तमाम जगह अपने क्लेम्स करता है कि ये मेरा है, वो मेरा है। और फिर एक तरफ उम्मीद ये भी करेगा कि हम वन चाइना पॉलिसी को जो है एडहेयर करें, फॉलो करें। तो ये चाइना के ऊपर भरोसा चूंकि नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये बातचीत की स्थितियां जो है तैयार नहीं हो पाती। सीमा के प्रॉपर डिमार्केशन के लिए जो बातचीत है वो नहीं हो पाती है। ठीक है सर, 1 मिनट में संजीव जी, 1 मिनट में एक जवाब मैं चाहूंगा, बड़ा अहम सवाल है ये भी। चीन माना जा रहा है कि 2050 तक अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और चीन इसके लिए तैयारियां कर रहा है। क्या अमेरिका को रिप्लेस करने से पहले चीन भारत का जो मुद्दा है उसे शॉर्ट आउट करना चाहेगा, चाहे वो ताकत के दम पर हो? देखिए, पहला तो ये कि चाइना जो है की मंशा जरूर है कि 2049 तक वो नंबर 1 बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मंशा उसकी पूरी होने जा रही है। और जहां तक भारत के ऊपर की बात है तो जरूर वो उसकी कोशिश तो यही होगी कि जो कि उसके जितने भी फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उसको वो एक्वायर कर ले और उसके लिए वो कार्रवाइयां करे। लेकिन भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे विश्व के अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, सभी चाइना को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और आप देखिए तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। भारत अपने स्तर पे ही जो है लगातार अपने फोर्स के डिप्लॉयमेंट को कर रहा है, नए वेपन्स एक्वायर किए जा रहे हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे S-400 हो, सबका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। और लगातार जो है जैसे जैसे चाइना अपनी तैयारियां करेगा, हम अकॉर्डिंगली अपनी तैयारियां करेंगे। तो ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो भारत लगातार मेंटेन कर रहा है। भारत के पास एटॉमिक वेपन्स भी है, ये 1962 का भारत नहीं है। इसलिए भारत के ऊपर कोई हमला वगैरह करना चाइना के बस की बात नहीं है। और यदि चाइना ऐसा करेगा तो उसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी होगी। भारत की 1 इंच भी अब चाइना एक्वायर नहीं कर पाएगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। मंशा जरूर हो सकती है और कि भारत का इशू जो है सॉर्ट आउट करें, फिर अमेरिका को सॉर्ट आउट करें। तो ये सॉर्ट आउट करने का उसका सपना जरूर हो सकता है, लेकिन ये पूरा होने वाला नहीं है। नहीं हो सकता है। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर, आपको इतना समय देने के लिए और तमाम चीजों को विस्तार से समझाने के लिए। शुक्रिया सर, जय हिंद सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।